हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में आपने स्टडी किया था डेवलपमेंट ऑफ सीड और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो हमने टोटल 2 लेक्चर के अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं उनको कंप्लीट कर लिया। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं पीढ़ी एकांतरण। अब ये चीज मैं आपको प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर पहले भी पढ़ा चुका हूं कि पीढ़ी एकांतरण जो है वो सारे प्लांट्स में मिलता है, चाहे आप एल्गी में लीजिए, चाहे आप जो हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर ले लीजिए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी में आपको पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। किसी में आपको हैप्लोन्टिक मिलेगा, किसी में आपको डिप्लोन्टिक मिलेगा, किसी में हैप्लोडिप्लोन्टिक मिलेगा। इस प्रकार से आपको अलग अलग टाइप का जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पीढ़ी एकांतरण में किसके पीढ़ी एकांतरण की, एंजियोस्पर्म के, आवृत बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण। तो देखें, आपको सबसे पहले तो बता दूं कि आवृत बीजी जो पादप हैं उन्हें आप पुष्पीय पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो जनन की प्रक्रिया है वो पुष्प के माध्यम से संपन्न होती है। और जो आवृत बीजी पादप हैं उनमें आपको यहां पर 2 जनरेशन देखने को मिलेंगी, और 2 जनरेशन में एक को आप कहते हैं यहां पर बीजाणुद्भिद पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? बीजाणुद्भिद पीढ़ी। और दूसरी जो है जिसे आप कहेंगे युग्मकोद्भिद पीढ़ी। कितनी पीढ़ियां हो गई भैया? 2 पीढ़ियां हो गई। एक हो गई आपकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी और दूसरी हो गई युग्मकोद्भिद पीढ़ी। इन दोनों के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब इससे संबंधित कुछ 2-3 पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है वो हमेशा कैसी मिलेंगी आपको? द्विगुणित मिलेंगी, 2n मिलेगी। तो इसमें जितनी भी संरचनाएं होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? अगुणित होंगी, सॉरी द्विगुणित होंगी। और युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वो आपकी हमेशा कैसी मिलेंगी? अगुणित मिलेगी। तो इसकी जो संरचनाएं हैं वो सारी की सारी आपको कैसी मिलेंगी? हैप्लॉइड मिलेंगी। ठीक है। अब देखें, द्विगुणित संरचना से अभिप्राय, तो पादपों के जो भाग द्विगुणित होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? बीजाणुद्भिद पीढ़ी में आ जाते हैं। जैसे पत्तियां, तना, मूल तंत्र, शाखा, है ना, ये सारे के सारे कौन से? पुष्प जो हो गया वो खुद भी किसके अंदर आ जाता है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी के अंदर ही आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो युग्मकोद्भिद हैं, है ना, जैसे पादपों में हम बात करें तो एंथर के अंदर यानी पराग कोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। तो परागकण क्या है? अगुणित संरचना। तो जहां अगुणित संरचना है वो किस में आ जाएंगे? आपकी युग्मकोद्भिद पीढ़ी में। तो परागकण किस में आएंगे? युग्मकोद्भिद पीढ़ी में। पराग कणों से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, तो नर युग्मकोद्भिद किस में आएगा? युग्मकोद्भिद पीढ़ी में। नर युग्मकोद्भिद में नर युग्मकों का निर्माण होता है, मेल गैमेट का, तो वो किस में आ जाएगा? वो भी इसके अंदर आएगा। इसी प्रकार से आप फीमेल के अंदर बात कर सकते हैं कि जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण, तो गुरु बीजाणु किस में आएगा? युग्मकोद्भिद पीढ़ी में। इसी गुरु बीजाणु से एम्ब्रियो से या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, किस में आएगा? इसके अंदर। इसी के अंदर एक सेल यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है, किस में आएगा? युग्मकोद। यानी सिंपल सा अगर आपको ध्यान में रखना है कि कौन से एलिमेंट या कौन से संरचना है बीजाणुद्भिद पीढ़ी में आती है और कौन सी युग्मकोद्भिद पीढ़ी में आती है, तो आप ध्यान रखें जो डिप्लॉइड हैं वो सारे के सारे बीजाणुद्भिद पीढ़ी में, और जो हैप्लॉइड हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? युग्मकोद्भिद पीढ़ी में आ जाएंगे। दूसरी बात ध्यान में रखें, आवृत बीजी पादपों में जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है वो दीर्घजीवी होती है और प्रभावी होती है। दीर्घजीवी और प्रभावी। जबकि आप यहां पर कह सकते हैं कि जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो होती है आपकी अल्पजीवी और अप्रभावी कह सकते हो, रिड्यूस कह सकते हो, कुछ अपहासित कह सकते हो, क्योंकि ज्यादा लंबे समय अंतराल की ये नहीं होती है। ठीक है ना। तो डोमिनेंट प्रभावी कौन सी हुई? युग्मकोद बीजाणुद्भिद पीढ़ी।
द्विगुणित हुई और साथ में दीर्घजीवी हुई। अब इनके बीच में जीवन चक्र कैसे चलता है, तो इन शॉर्ट में एक बार आपको बता दूं, फिर हम पूरे फ्लोचार्ट की बात करेंगे। तो देखिए इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाता है, ये रहा आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन। और स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो स्टार्ट कहां से होती है, तो इसकी पहली कोशिका कौन सी होती है, डिप्लॉइड सेल। फर्स्ट डिप्लॉइड सेल कौन सी होती है प्लांट की, जाइगोट, युग्मनज। तो ध्यान में रखें युग्मनज से ही स्पोरोफाइट का क्या होता है, विकास होता है। अब क्या हुआ, जब युग्मनज से भ्रूण बना, भ्रूण का डेवलपमेंट हुआ, उससे एक नवोद्भिद का, यानी बीज के अंकुरण के पश्चात जब एक नया पादप बनता है तो उसमें जड़, तना, पत्ती, इन सब का विकास होता है। अब जड़, तना, पत्ती के विकास के पश्चात जब वो पादप कायिक प्रावस्था से किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज में या प्रजनन काल में प्रवेश करता है, तो उसमें पुष्प आते हैं, फ्लावर, और फ्लावर में फिर यहां पर डेवलपमेंट होता है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का। तो अब ये जो पादप है ये कौन सी पीढ़ी में गया, युग्मकोद्भिद पीढ़ी में गया। तो इससे पहले की जो प्रावस्था है वो आपकी कौन सी कहलाती है, वेजिटेटिव फेज। अब देखिए स्पोरोफिटिक जनरेशन से फिर ये एंटर करता है गैमेटोफिटिक जनरेशन में। क्यों, जो फ्लावर बना उस फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, और फर्दर क्या होगा, जाइगोट। तो देखो फ्लावर के बनने के बाद में वो किस में एंटर किया, गैमेटोफिटिक जनरेशन में। कब तक रहेगा गैमेटोफिटिक, गैमेट के बनने और निषेचन तक की। जैसे निषेचन हुआ जाइगोट बन गया, और जाइगोट से फर्दर कौन सी स्टेज स्टार्ट हो गई, आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है और इसी को आप कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण, है ना। तो लगातार एक द्विगुणित और एक अगुणित पीढ़ी के मध्य एकांतरण की प्रक्रिया यह चलती रहती है। इसे ही हम कहते हैं आवृत बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण। अब हम इसे एक चार्ट की फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। अब हम डिटेल से बात कर लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो देखें, चाहे आप इसको डिटेल कह दीजिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, और चाहे आप कह दीजिए पूरी प्लांट एम्ब्रोलॉजी का एक तरीके से ये क्विक रिव्यू हो गया, या समरी आप कह सकते हैं इसको, है ना। तो आप इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मानकर नहीं, बल्कि आप इसको रिवीजन मानकर स्टडी करेंगे कि सारे इवेंट मैं ओरली आपको बताऊंगा, तो आपके माइंड में एक फिल्म चलनी चाहिए कि हाँ ये टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं, सर ने इसी तरीके से हमको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आपको एक पूरा का पूरा रिव्यू भी मिल जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और आपका एक छोटा सा टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। देखें, आपके पास में कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है ना, कोई फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पादप है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक आवृत बीजी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, पुष्पीय पादप, ठीक है ना। ये आपका एक आवृत बीजी या पुष्पीय पादप है। देखिए आवृत बीजी पादप में आपको नीचे रूट, मूल देखने को मिलेगी, ये तना, ये पत्तियां, और ये इसकी कलिका, और ये रहा इसका पुष्प। तो हमने जो इस पादप को बताया है वो कौन सी फेज में बताया है, रिप्रोडक्टिव फेज में। यानी जब कोई पादप अपने प्रजनन काल में प्रवेश कर जाता है, कौन से काल में, प्रजनन काल में प्रवेश कर जाता है, तो उसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, पुष्प का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, फूल आने लगते हैं। अब आपको पता है कि एक फ्लावर या एक पुष्प के अंदर अगर वो उभयलिंगी है तो उसमें दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होंगे, अगर वो एक लिंगी है तो उसमें कोई ना कोई एक ही प्रकार का जननांग उपस्थित होगा। यहां पर देखें, ये रही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक फ्लावर के अंदर ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे आप नर जननांग, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे आप कहेंगे मादा जननांग। अब नर जननांग के रूप में आप क्या बताते हैं, पुमंग, एंड्रोशियम, और मादा जननांग के रूप में आप बताते हैं यहां पर किसको, जायांग को। किसको बताते हैं, जायांग को। पुमंग की प्रत्येक इकाई को आप कहते हैं पुंकेसर या स्टेमिन, और जो जायांग है उसकी प्रत्येक इकाई को आप कहते हैं स्त्रीकेसर, ठीक है ना, पिस्टिल, कार्पल या स्त्रीकेसर आप कह सकते हैं। पुंकेसर है ना, जो पुंकेसर है उसके जनरली 3 पोर्शन होते हैं, आपको पता है
कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो आप ध्यान रखें, एक हो गया आपका सबसे ऊपर की ओर परागकोश या एंथर। परागकोश की जो पालियां हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव या योजी। और नीचे की तरफ आपको मिलता है फिलामेंट, जिसे आप कहेंगे पूतंतु। क्या कहते हैं हम इसे? पूतंतु के नाम से जानते हैं। दूसरा देखें यहां पर कि जो स्त्री केसर है उस स्त्री केसर के 3 भाग आपको यहां पर दिखाई देंगे। सबसे ऊपर का जिसे आप कहते हैं वर्तिकाग्र, फिर आ जाता है आपका वर्तिका, और सबसे अंतिम आ गया आपका नीचे की ओर जो फुला हुआ भाग होता है वो अंडाशय। क्या ये चीजें आपने स्टडी नहीं की ना? एक पुष्प की संरचना मैंने आपको बताई हुई है, और पुष्प की संरचना में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हुई है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्म में नर जननांग के रूप में एक एंड्रोशियम उपस्थित होता है, जिसे आप हिंदी में पुमंग कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्म में गायनोशियम प्रेजेंट होता है, जिसको आप जायांग से रिप्रेजेंट करते हैं। पुमंग की प्रत्येक इकाई पुंकेसर और जायांग की प्रत्येक इकाई स्त्री केसर कहलाती है। पुमंग के 3 भाग कौन कौन से? आपके एंथर हो गया यानी परागकोश हो गया, योजी हो गया और पूतंतु हो गया, और जो आपका स्त्री केसर उसके 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हुआ। अब देखें कि जो आपका परागकोश है उस परागकोश के अंदर परागपाली और परागपाली के अंदर बीजाणुजन कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिनको आप कहते हैं पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बाद में बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करेगी, और बीजाणुजन उत्तक से लघु बीजाणुओं का क्या होने वाला है? निर्माण। तो यहां पर देखें कि परागकोश में, एंथर के अंदर यानी परागकोश में जो प्रक्रिया चलती है उसे हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल पीएससी, और पीएससी से पोलन मदर सेल पीएमसी, पीएमसी से यह है आपका एमएमसी, और एमएमसी से एट लास्ट आपको यहां पर क्या मिलते हैं? 4 माइक्रोस्पोर या 4 लघु बीजाणुओं का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो ये जो पूरा इवेंट है, ये पूरी टेक्निक जो है, प्रोसेस जो है, इसको आप कहते हैं लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन इसी प्रकार से गुरु बीजाणु जनन चलता है। यह रही आपकी पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इससे बनता है आपका एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल में एक मियोसिस से बन गए मेगा स्पोर। और कितने मेगा स्पोर? तो ये रहे आपके 4 मेगा स्पोर का निर्माण। तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, कितनी प्रक्रियाएं हुई? 2 प्रक्रियाएं। कहां कहां चलती हैं आपको पता होना चाहिए, कहां कहां चलती हैं। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया चलती है परागकोश में, एंथर के अंदर, और जो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है वो कहां चलती है? तो वो चलती है अंडाशय के अंदर, और अंडाशय में भी कहां? जो ओव्यूल है, जो बीजांड है, उसमें। अब देखो होता क्या है कि दोनों ही प्रक्रियाओं में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। यहां पर भी एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण, यहां पर भी एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। अब दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस ड्यूरिंग द स्पोरोजेनेसिस, दोनों स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है और उसमें मियोसिस। तो आप एक बात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में याद रखिए कि जहां से मियोसिस स्टार्ट हुआ उसके बाद की सारी संरचनाएं अगुणित होंगी, सारी संरचनाएं अगुणित होंगी। कब तक? जब तक कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती। और जीवन के इसी स्टेप को, इसी पीढ़ी को आप क्या कहते हैं? गैमेटोफिटिक जनरेशन। क्योंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है ना, अगुणित। तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि जितनी भी संरचनाएं अगुणित हैं वो सारी की सारी गैमेटोफिटिक में आती हैं, और जितनी संरचनाएं द्विगुणित हैं वो सारी की सारी स्पोरोफिटिक जनरेशन में आती हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो 4 लघु बीजाणु बने, 4 गुरु बीजाणु बने। चारों जो लघु बीजाणु हैं वो आपस में कौन सी परत के द्वारा जुड़े हुए होते हैं?
कैलोज की परत। कैलोज की परत द्वारा आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? टेट्राड, चतुष्क का निर्माण करते हैं। तो ये रहे अरेंज इन टेट्राड, यानी चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, क्रोशित, टी आकार, रैखित। टोटल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के आपको मैंने टेट्राड बताए हुए हैं। ठीक है, ये बात थी टेट्राड की। इधर देखिए नीचे जो 4 मेगास्पोर बने उनमें से 3 अपहासित होते हैं, रिड्यूस होते हैं, केवल और केवल एक सक्रिय होता है। इस सक्रिय में पहले न्यूक्लियर डिवीजन और बाद में जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है उसके थ्रू आपको एक 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना का निर्माण होता है। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो से एक भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रहा साहब भ्रूण कोश, और इसी भ्रूण कोश को आप क्या कहेंगे? मादा युग्मकोद्भिद कहेंगे। अब चूंकि मादा युग्मकोद्भिद है तो मादा युग्मकोद्भिद के अंदर मादा युग्मक होना चाहिए मादा युग्मक। तो यहां पर आपको पता है कि ऊपर की तरफ मादा युग्मकोद्भिद में ऊपर की तरफ यानी चैलेजल एंड यानी निभागीय सिरे पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं कोई काम की नहीं होती है, रिड्यूस हो जाती है, अपहासित हो जाती है निषेचन के दौरान। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो बाद में फ्यूज होकर और एक द्वितीयक कोशिका का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं, जो कि डिप्लॉइड होती है, बाद में बनती है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर बनती है। और जो आपका बीजांडद्वारी सिरा है उस पर भी आपको 3 कोशिकाओं का एक समूह मिलता है जिसको आप कहते हैं अंड उपकरण, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका आपको देखने को मिलती है, वो भी सारी की सारी अगुणित होती है। तो ये 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना को आप कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक भ्रूण कोश। इसके अंदर 2 संरचनाओं को छोड़कर बाकी सारी विलुप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक रहता है आपका सेकेंडरी सेल और दूसरा रहता है आपका अंड कोशिका या एग सेल। ठीक है, और इधर देखें जो आपके टेट्राड से पृथक होने के बाद, अब पृथक कैसे होंगे? तो टेपेटम के द्वारा कैलेज एंजाइम का स्त्राव होगा और कैलेज एंजाइम क्या करेगा? टेट्राड को सेपरेट आउट कर देगा, कैलोज की परत को डिसॉल्व कर देगा। जैसे कैलोज की परत डिसॉल्व हुई, टेट्राड से सारे माइक्रोस्पोर सेपरेट हुए, उनको हम क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो परागकण है, ये किस में डेवलप होते हैं? मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं, यानी 2 कोशिकीय अवस्था। और 2 कोशिकीय अवस्था आने के बाद में आप देखें यहां पर मैंने सीधा बता दिया आफ्टर पॉलिनेशन, यानी जैसे ही परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो परागण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, पॉलिनेशन होने के बाद में क्या होता है? तो पराग नलिका निकलती है और पराग नलिका में जो जनन कोशिका है वो जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है। तो सीधा हमने यहां पर बता दिया पॉलिनेशन के बाद में परागकण में कितने? 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट। यह भी कैसे? अगुणित। अब देखिए इनमें से एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका के साथ में संलयित होकर और एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेता है, और दूसरा नर युग्मक एक सेकेंडरी सेल के साथ में फ्यूज होकर और एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कर लेता है। यानी कहने का मतलब कौन सा इवेंट हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन संपन्न हुआ। अब दोहरा निषेचन संपन्न हो उससे पहले जो आपके मेल गैमीट, सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल कह दीजिए, एग सेल कह दीजिए, पॉलन ग्रेन वगैरह, ये सारी संरचनाएं अगुणित हैं, और अगुणित है तो ये किस में आएंगी? गैमेटोफिटिक जनरेशन में आएंगी, यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी में आएंगी। लेकिन जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको मिलता है एक द्विगुणित युग्मनज और एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या पेन का नाम है ये। आपको सारी चीजें पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो, कि त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हो गया। अब यह जो प्रक्रिया, जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसका निर्माण होता है त्रिक संलयन के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया है? त्रिक संलयन, असत्य निषेचन आप इसको कह सकते हैं, फॉल्स फर्टिलाइजेशन आप इसको कह सकते हैं। और जबकि युग्मनज का निर्माण जो है वो सत्य निषेचन के द्वारा होता है, क्योंकि एक मेल गैमेट और एक
फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, यानी एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक जो है वो निषेचन में भाग लेते हैं। अब हुआ क्या इसके आगे, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कितने थे, 4 इवेंट थे। भ्रूण का विकास, भ्रूण पोष का विकास, फल का विकास, बीज का विकास, ठीक है ना। तो देखें कि जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, यानी जाइगोट से किसका विकास होना है, भ्रूण का विकास होना है। और जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उससे किसका विकास होना है, तो भ्रूणपोष का विकास होने वाला है ना। तो दोनों में से पहले कौन, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, और वो न्यूट्रिशन उपलब्ध कौन करवाएगा, एंडोस्पर्म उपलब्ध करवाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है जो एंडोस्पर्म है ये तो पहले डेवलप होगा, फर्स्ट लिख देता हूं, और जो एम्ब्रियो है ये बाद में डेवलप होगा, तो इसको मैंने लिख दिया सेकेंड। जैसे ही एंडोस्पर्म डेवलप हुआ, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम किसका, एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म ने एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया चल कहाँ रही है, सारी प्रक्रिया ओवरी में, ओवरी यानी अंडाशय के अंदर, और अंडाशय में भी किस जगह, तो एक बीजांड के अंदर। कहाँ चल रही है, बीजांड में, और बीजांड में भी किसके अंदर, तो भ्रूणपोष के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। इट मीन्स अभी जो बीजांड है उसका आगे का डेवलपमेंट बात करें, जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तुरंत 2 परिवर्तन और होते हैं। देखो, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ये 2 इवेंट तो चालू हो गए। इसके साथ में 2 इवेंट, 2 घटनाएं और चालू हो जाती हैं। जो ओवरी थी, अंडाशय, फल में विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा, और जो बीजांड था वो किसमें, बीज में विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां पर देखें, इसके बाद में हमने यहां पर लिख दिया सीधा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड, फल और बीज का विकास। तो जैसे ही बीजांड से बीज का निर्माण होता है तो एम्ब्रियो किसमें है, एम्ब्रियो किसमें है, बीज के अंदर ही तो होगा, है ना। तो यहां पर देखें कि जैसे ही बीज का विकास होगा, तो यहां पर बीज का विकास होने के बाद जब जर्मिनेशन होगा, यानी बीज का अंकुरण होगा, तो बीज के अंकुरण से एक नए आवर्त बीजी पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और ये नया आवर्त बीजी पादप जब तक पुष्प नहीं आते हैं तब तक तो कायिक प्रावस्था में बना रहेगा, और जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा, इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद में पुनः यही चक्र प्रारंभ होगा। अब हम यहाँ पर हमने पूरा इवेंट पढ़ लिया, हमने पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टडी कर लिया, लेकिन हम यहाँ पर ये कैसे बताएंगे कि कौन सा गैमेटोफिटिक इवेंट है और कौन सा स्पोरोफिटिक इवेंट है। तो आप इतना सा ध्यान में रखें कि जिस चरण में द्विगुणित संरचना है वो स्पोरोफिटिक है, और जिसके अंदर अगुणित संरचना है वो कौन सा है, गैमेटोफिटिक। तो कैसे देखें, एंथर, फिलामेंट, ये सारे के सारे फ्लावर के स्ट्रक्चर हैं, ये डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद में जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, यानी इस प्रोसेस से ही मैंने ले लिया, देखो इस प्रोसेस से ही मैंने ले लिया कि इस प्रोसेस में जैसे ही मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद की सारी इवेंट्स किस में आ जाएंगी, आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन में युग्मकोद्भिद पीढ़ी में आएगी। कब तक, जब तक निषेचन नहीं होता। और जैसे ही निषेचन हुआ उसके बाद ये सारे इवेंट फर्दर एक पुष्प के निर्माण और पुनः ये जो बीजाणु जनन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक के सारे इवेंट, ये सारे स्ट्रक्चर आपके किस में आएंगे, स्पोरोफिटिक। और जैसे ही नया प्लांट डेवलप हुआ, फर्दर वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा, पुष्प का निर्माण होगा, और यही चक्र वापस चलता रहेगा। इसी प्रकार से ये गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण।